सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। तूर उत्पादन पोर्टल का अमित शाह ने लोकार्पण किया है। पोर्टल लॉन्च हुआ। अमित शाह ने कहा 2027 तक देश होगा दलहन में आत्मनिर्भर। शुरुआत अहम खबर के साथ कर रहे हैं। गुरुग्राम में हुए एक सनसनीखेज मर्डर की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत, जिसकी गुत्थी सुलझाने के लिए पंजाब तक दबिश दी जा रही है। बीती रात एक 27 साल की मॉडल दिव्या पाहुजा का गुरुग्राम के होटल में मर्डर हो गया। इस कत्ल को होटल मालिक समेत 5 आरोपी अंजाम देते हैं। BMW से शव को ठिकाने लगा दिया जाता है। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन अब तक शव की तलाश नहीं हो पाई। क्या है मर्डर के पीछे की पूरी कहानी, ये हम अब आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर है, गुरुग्राम के होटल में मॉडल की हत्या हुई है। 27 साल की मॉडल दिव्या पाहुजा का कत्ल किया गया है। होटल मालिक समेत 5 आरोपी हैं इसमें। पुलिस गिरफ्त में होटल मालिक समेत 3 आरोपी आ चुके हैं। तो गुरुग्राम में एक होटल में इस मर्डर को अंजाम दिया गया है और कत्ल का आरोप जिन तमाम लोगों पर है उनमें होटल का मालिक भी है। होटल मालिक समेत 3 आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। 27 साल की ये मॉडल दिव्या पाहुजा, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, इसका मर्डर किया गया और होटल मालिक समेत 5 आरोपी इस पूरे हत्याकांड में, इस मर्डर में शामिल हैं। 5 किरदार और उनमें से होटल मालिक समेत 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, लेकिन अभी तक शव के बारे में कोई जानकारी मिल नहीं पाई। और इस पूरे मामले पर एक और अपडेट है। पुलिस को अब तक नहीं मिली है दिव्या की लाश। मॉडल दिव्या का शव तलाश रही है पुलिस। गुरुग्राम क्राइम ब्रांच कर रही है जांच। पंजाब में दिव्या के शव की तलाश की जा रही है। मॉडल दिव्या का कत्ल किया गया है, लेकिन डेड बॉडी अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगी है। इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सुनाते हैं आपको पुलिस का क्या कहना है इस पूरे मामले पर। पॉइंट होटल में जाकर के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो अपराध की होने की पुष्टि होने पर अभियोग अंकित किया गया है और आगे अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जिसमें क्राइम टीम भी इसमें हर पहलू पे बारीकी से अनुसंधान कर रही है। और मॉडल दिव्या हत्याकांड पर बड़ा खुलासा, दिव्या ब्लैकमेल कर रही थी अभिजीत का, ये कहना है। पुलिस पूछताछ में अभिजीत के कई खुलासे, दिव्या के पास मेरी अश्लील तस्वीर, ये कहना है अभिजीत का। तो मॉडल के मर्डर पर एक्सक्लूसिव खुलासे हुए हैं। पूछताछ के मुताबिक अब तक जो सामने आया उसमें दिव्या के पास अभिजीत की अश्लील तस्वीर होने का उसने दावा किया है। अश्लील तस्वीरों के एवज में ब्लैकमेलिंग करने का आरोप भी लगाया उसने। अभिजीत सिंह से कई बार पैसे ऐंठे, इस बार मोटी रकम ऐंठना चाहती थी। 2 जनवरी को दिव्या अभिजीत होटल पहुंचे। अभिजीत फोटो डिलीट कराना चाहता था। दिव्या ने अपने फोन का पासवर्ड नहीं बताया। तस्वीर डिलीट न कर पाने पर दिव्या की हत्या कर दी। अभिजीत समेत 5 लोगों ने लाश को ठिकाने लगाया। अभिजीत ने 2 होटल कर्मचारियों की मदद ली। कर्मचारियों के अलावा 2 और साथियों से मदद ली और डेड बॉडी को BMW कार में रखकर ठिकाने लगाया। ये सारी बातें अभिजीत ने कबूल की हैं। विवेक हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़े हुए। विवेक, जो आरोपी है वो भी आरोप लगा रहे हैं ब्लैकमेलिंग का। पुलिस ने अभी तक जो छानबीन की है उसमें क्या पता चला है? जो आरोपियों की संख्या है वो 5 बताई जा रही है, बाकी 2 कौन है? देखिए, बात की जाए तो इस मामले में लगातार क्राइम ब्रांच की टीम तफ्तीश में जुटी हुई है और लगातार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।
आरोपी की निशानदेही पर कुछ जगह पर तलाशी अभियान भी चालू किया गया है, क्योंकि अभी तक दिव्या की डेड बॉडी का कोई भी पता नहीं चल पाया है। तो जो रूट है उसकी भी सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी क्राइम ब्रांच खंगाल रही है कि उससे कुछ सबूत हाथ लगे, क्योंकि आरोपियों ने जो रूट बताया है उस पर आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। तो दूसरा ये निकल के जांच में सामने आया कि अभिजीत ने बताया कि उसके कुछ अश्लील फोटोज जो है वो दिव्या के फोन के अंदर मौजूद थे और वो चाहता कि ये फोटो डिलीट हो जाए। दिव्या से लगातार वो फोटो डिलीट करने के लिए बोल रहा था, लेकिन दिव्या लगातार उसे ब्लैकमेल कर रही थी और मोटी रकम ऐंठना चाहती थी। और उसने होटल में ले जाकर वहाँ पर दिव्या से पासवर्ड मांगा था, लेकिन कई बार पासवर्ड ना देने के बाद भी जब दिव्या नहीं मानी तो उसने गोली चला दी और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद उसने अपने साथियों के साथ, यानी कि जो होटल के अंदर रिसेप्शन पे काम करने वाला शख्स और सफाई कर्मचारी था, उसके साथ मिलकर डेड बॉडी को ठिकाने लगाने की पूरी कोशिश की और उसके बाद पूरी प्लानिंग के साथ गाड़ी के साथ जो ठिकाने लगाया, BMW कार के अंदर बॉडी को रखा गया। दोनों आरोपियों ने उसकी मदद की। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे दिव्या अभिजीत के साथ होटल के अंदर आती है, सीसीटीवी फुटेज में दिखता है। उसके अलावा जो होटल के अंदर की गैलरी की फुटेज है उसमें दिव्या की डेड बॉडी को खींचते हुए आरोपी साफ नजर आ रहे हैं और उसके बाद BMW कार में बॉडी को रखकर उसे ठिकाने लगाने के लिए जाते हैं। तो सारे जो क्राइम सीन है उसका वहाँ पर जांच पड़ताल की गई, एक एक कड़ियों को जोड़ा जा रहा है और ये भी देखा जा रहा है कि क्या हत्या की वजह सिर्फ ब्लैकमेलिंग थी या इसके पीछे कुछ और वजह है। क्योंकि अगर याद होगा साल 2016 में एक संदीप गडोली का एनकाउंटर हुआ था मुंबई के अंदर। तथाकथित दिव्या उसकी गर्लफ्रेंड बताई जाती थी और उस वक्त वो वहाँ पे मौजूद थी, वो एक अहम गवाह थी। तो क्या कुछ और लिंक तो नहीं है इस पूरे केस में? तो पूरे एंगल से हर कड़ी को जोड़ते हुए क्राइम ब्रांच की टीम जांच कर रही है। हत्या की असल वजह का पता लगाने की कोशिश की जा रही है और ये देखा जा रहा है कि इस केस में और कितने लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि कौन कौन लोग थे ये तो गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन और कौन लोग हो सकते हैं वो भी जाँच पड़ताल की जा रही है। किन लोगों को इन दोनों के संबंधों के बारे में जानकारी थी उनसे भी पूछताछ जो है वो की जा रही है। तो साफ है कि इस मामले में लगातार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और आने वाले समय में कुछ और बड़े खुलासे भी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। अयोध्या में गड़बड़ी की साजिश को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में रची गई साजिश की जांच चल रही है। यूपी ATS ने इस मामले में 11 संदिग्धों को पूछताछ के लिए बुलाया है, तलब किया है। 30 दिसंबर को संभाजी नगर गई थी यूपी ATS की टीम। सभी 11 संदिग्धों को दोबारा पूछताछ के लिए समन किया गया है। समुदाय विशेष को भड़काने की साजिश रची जा रही थी। अब इस पूरे मामले की जांच चल रही है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर भड़काने की साजिश रची गई थी, ऐसा पता चला है जांच एजेंसियों को। राम मंदिर के फोटो वीडियो के साथ कई पोस्ट भी की गई थी। राजीव सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, ये पूरा मामला है क्या? किस तरह की जानकारियां सामने आई हैं? किस तरह की तफ्तीश चल रही है? समीर, ATS ने इसकी पुष्टि की है बाकायदा कि संभाजी नगर जो कि महाराष्ट्र में मौजूद है, वहां पर कुछ संदिग्ध लोग सोशल मीडिया में लगातार एक्टिव थे, भड़काऊ पोस्ट कर रहे थे, विवादित कमेंट्स कर रहे थे, वीडियोस डाल रहे थे और उसके बाद में उनकी हर एक एक्टिविटी पर लंबे समय से नजर रखी जा रही थी। और जब इस बात की पुष्टि हो गई कि इंटेंशनली जानबूझकर ये चीजें पैनिक क्रिएट करने के लिए की जा रही है, उसके बाद में यूपी ATS ने बाकायदा इस पूरे मामले में FIR दर्ज की और उसके बाद इस पूरे मामले में उन लोगों की पहचान की, महाराष्ट्र ATS के साथ में मिलकर उनको चिन्हित किया। उसके बाद में औरंगाबाद संभाजी नगर पहुंची 30 दिसंबर को यूपी ATS की टीम और औरंगाबाद की जो लोकल ATS की टीम है उनके साथ में मिलकर उनको कस्टडी में लिया, उन लोगों से पूछताछ की। पूछताछ में बहुत ज्यादा ब्यौरा तो नहीं निकल कर आ पाया है कि किस तरह की जानकारियां हासिल हुई, लेकिन ATS ने इसकी पुष्टि की कि उनके मोबाइल फोन को जब्त कर लिया गया है। कुछ और टेक्निकल एविडेंसेस थे जो उन्होंने अपने कब्जे में लिया और उसकी आगे के एनालिसिस करने के लिए जो एनालिसिस विंग है उसको दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया में लोग एक्टिव थे, लोगों को उकसा रहे थे और 22 जनवरी को चूंकि प्राण प्रतिष्ठा होनी है अयोध्या में भगवान श्री राम की, उसको लेकर सारी चीजें रची जा रही थी, कही जा रही थी। तो एक आशंका है कि लोगों को उकसा कर किसी तरह का उपद्रव पैदा करने की क्या कोशिश की जा रही थी, उस एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आगामी 15 से 20 जनवरी के बीच में इन तमाम 11 लोगों को सम्मन किया है यूपी ATS ने। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। 30 दिसंबर राजीव इस जानकारी के लिए
अरविंद। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। ईडी के समन पर केजरीवाल का बयान सामने आया है। ईडी के समन का मकसद जांच नहीं है, ये केजरीवाल का कहना है। समन का मकसद चुनावी फायदा लेना है। लोकसभा चुनाव में प्रचार से रोकना मकसद है, गिरफ्तारी से चुनाव प्रचार करने से रोकना असल मकसद। ईमानदारी मेरी सबसे बड़ी ताकत है। ईडी के समन गैर कानूनी है। तो अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन को लेकर के ये बड़ा बयान दिया है। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे समन भेजा है। क्यों? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था, मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो, ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊँ। जहाँ किसी पार्टी के नेता के खिलाफ ईडी सीबीआई के मामले चल रहे थे या उन पर गंभीर आरोप लगे हुए थे, जैसे ही वो नेता बीजेपी में शामिल हुए, उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। तो जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, उसके सारे मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं। जो इनकी पार्टी में नहीं जाता, वो जेल जाता है। आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। और अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि दिल्ली में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। भ्रष्टाचार का पैसा कहां गया, यह सवाल उठा रहे केजरीवाल। किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, ऐसे आरोपों से इनकार करते हुए केजरीवाल फर्जी मामलों में आम आदमी पार्टी के नेता गिरफ्तार हुए। बीजेपी मुझे गिरफ्तार कराना चाहती है, फर्जी समन से मुझे बदनाम करना चाहते हैं, यह कहना है केजरीवाल। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है। अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। और अरविंद केजरीवाल पर ईडी के सूत्रों से बड़ी खबर है, केजरीवाल को जारी हो सकता है चौथा समन। केजरीवाल को चौथा समन भेजने पर विचार कर रही है ईडी। फिलहाल केजरीवाल के जवाब को पढ़ रही है ईडी। 3 समन पर पेश नहीं हुए केजरीवाल और अब चौथा समन भेजने की तैयारी। एक और बड़ी खबर, विधायक जितेंद्र आव्हाड की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। बीजेपी ने घाटकोपर थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। भगवान राम के अपमान करने पर शिकायत दर्ज कराई गई है। बीजेपी ने आव्हाड को गिरफ्तार करने की मांग की है। ये एफआईआर की कॉपी विधायक जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ दर्ज की गई शिकायत की है। भगवान राम के खिलाफ विवादित बयान देने पर जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ घाटकोपर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। प्रभु रामचंद्र जी के दिए हुए राम राज्य पर चलने वाली महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार है। ये सरकार सबकी है। कब होगी कार्रवाई? उनके ऊपर कार्रवाई का आरंभ हो चुका है। गिरफ्तारी होगी? एफआईआर की जो प्रक्रिया है वो आरंभ हो गई। गिरफ्तारी होगी कि नहीं? गिरफ्तारी जरूर होगी। इससे पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घाटकोपर थाने के सामने प्रदर्शन किया और भगवान राम का अपमान करने के आरोपी विधायक जितेंद्र आव्हाड को गिरफ्तार करने की मांग की। इस बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे लेकर ट्रैफिक जैम भी किया। भगवान श्री राम पर विवादास्पद बयान देने के बाद में जितेंद्र आव्हाड पर लोगों का गुस्सा फूटा है। खासतौर पर बीजेपी जो है प्रदर्शन कर रही है। जेल में जाना ही चाहिए, ऐसी कार्रवाई होना चाहिए। आपको क्या लगता है? गिरफ्तारी होनी चाहिए? होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए।
और महाराष्ट्र में एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड के बयान पर बड़ा बवाल खड़ा हो गया। बीजेपी ने एनसीपी नेता के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कराने की बात कही। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने राम मंदिर को लेकर विवादित बयान दिया। गौर करने वाली बात तो यह है कि जितेंद्र आव्हाड ने राम मंदिर को लेकर विवादित बयान एनसीपी चीफ शरद पवार के सामने दिया। जितेंद्र आव्हाड के बयान पर शरद पवार भी असहज नजर आए। आखिर जितेंद्र आव्हाड ने श्री राम को लेकर ऐसा क्या कह दिया जिस पर विवाद बढ़ता जा रहा है, देखिए। आपला है, बहुजनांचा है राम, शिकार करून खाणारा राम तो आमचा आहे, आमच्या बहुजनांचा। तुम्ही जिथे आम्हाला सगळे शाकाहारी बनवायला जातात की आम्ही रामाचा आदर्श पाळतो आणि आम्ही मटण खातो। हा रामाचा आदर्श, राम हा शाकाहारी नव्हता, तो मांसाहारी होता। 14 वर्ष जंगलात राहणारा माणूस। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि राम को लेकर ऐसा कहना करोड़ों राम भक्तों का अपमान है। क्यों आपने इस बात का विरोध नहीं किया? समस्त देश की जनता याद रखे, राम भक्त याद रखे, इन दलों को इस बेहुदी बातों का जवाब हमें देना होगा। महाराष्ट्र बीजेपी की ओर से कहा गया कि पूरे मामले में पार्टी जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराएगी। और शरद पवार गुट के एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने अपने विवादित बयान को लेकर माफी मांग ली है। किसी को ठेस पहुंची तो मुझे खेद है। मैंने जो कहा वो वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। मैं बिना पढ़े कुछ नहीं बोलता। किसी का दिल दुखा है मेरी बातों से तो मैं खेद जताता हूं, ये कहा है जितेंद्र आव्हाड ने। वहीं एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड के बयान से साधु संत भी भड़के हुए हैं। साधु संतों ने भगवान राम पर विवादित बयान देने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। जितेंद्र आव्हाड के बयान की हर तरफ निंदा हो रही है। अयोध्या में आचार्य जगत गुरु परमहंस जी ने कहा कि भगवान राम का अपमान हिंदुस्तान नहीं सुनेगा। केंद्र सरकार से मांग कर रहा हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति इस तरह के अपमानजनक शब्दों का जो प्रयोग करने वाले लोग हैं, इनके ऊपर स्वतः संज्ञान लेकर के सख्त कार्रवाई की जाए। शरद पवार के विधायक की विवादित टिप्पणी को राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भी घोर अपमानजनक बताया। वो सदा शाकाहारी थे और शाकाहारी के ही रूप में उनका जीवन बीता है, इसलिए ऐसे प्रभु को मांसाहारी कहना गलत है, झूठा है और एकदम असत्य है। जितेंद्र आव्हाड के बयान पर एनसीपी अजीत पवार गुट भी हमलावर है। सुनील तटकरे ने जितेंद्र आव्हाड पर तंज कसा। वो तो डॉक्टरेट है, डॉक्टरेट उनके पास है, जगन्मान्य इतिहास का, और सब साइंटिस्ट एक ही है, जो कुछ आप जिनका नाम ले रहे हैं वो है। इसके लिए इतने बड़े आदमी के बयान पर कुछ बयान मेरे जैसे छोटे आदमी ने देना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि उनका ज्ञान बहुव्यापी है। सो आई रिस्पेक्ट हिम इन दैट वे। जेल में बंद संजय सिंह ने हाईकोर्ट में दाखिल की जमानत याचिका। दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट के जमानत खारिज करने के फैसले को इसमें चुनौती दी गई। बड़ी खबर है, ईरान में हुए धमाके पर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान। भयानक बम धमाके से हम स्तब्ध और दुखी हैं। मुश्किल वक्त में भारत ईरान के साथ है। हमारी संवेदना पीड़ित परिवारों के साथ है।